Students, we are going to study the topic that is heart failure. Heart failure, also known as cardiac failure और congestive heart failure या फिर congestive cardiac failure. अच्छा, पॉइंट इधर आता है कि आप हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों कह रहे हो. ये जी वो पॉइंट है जो आप जब इस डिज़ीज़ की पैथोजेनेसिस को स्टडी करोगे, डिटेल में स्टडी करोगे, तो आपको इसका आंसर मिलेगा और ये आंसर हम कुछ लेक्चर्स के बाद डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पे जी पहला मेरे पास पॉइंट आ गया कि हार्ट फेलियर है क्या. अच्छा, हार्ट फेलियर की एक्चुअली बेसिस क्या है कि आपके पास पेशेंट था, योर पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम अदर कार्डियक डिजीज़ेस. उन कार्डियक डिजीज़ेस की मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुई, तो अल्टीमेट रिज़ल्ट में क्या हुआ, मैनेजमेंट नहीं हुई, ट्रीटमेंट नहीं हुई, तो इन दी एंड पॉइंट पे क्या हो गया कि नाउ योर पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम दी हार्ट फेलियर. अब उसे हार्ट फेलियर हो गया. हार्ट ने क्या किया, पॉसिबली कार्डियक आउटपुट कम कर दिया. अच्छा, यहाँ से अब हम जा रहे हैं डेफिनेशन की तरफ. तो बहरहाल जी, कार्डियक डिजीज़, कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर इज़ बेसिकली अ प्रोग्रेसिव डिजीज़. ऐसा है कि अब आप कहें कि मेरा हार्ट रिवाइव कर जाए, मेरे पेशेंट का हार्ट रिवाइव कर जाए, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अब आपने क्या करना है, ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती रहेगी. अब आपने अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है कि इस डिज़ीज़ को किसी हद तक आप मैनेज कर सकें, ट्रीटमेंट लेनी है. ओके, अब जी दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ और इसकी जो प्रोग्नोसिस है दैट इज़ आल्सो पुअर, बिकॉज आपका प्रोग्नोसिस. अच्छा, पहले मैं वर्ड डिस्कस कर लेती हूँ. प्रोग्नोसिस जो पैथोलॉजी में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ प्रिडिक्शन. दैट इज़ प्रिडिक्शन कि आपकी डिज़ीज़ कैसे प्रोग्रेस करेगी. दिस इज़ एक्चुअली द प्रिडिक्शन अबाउट द एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट ऑफ द डिज़ीज़. कि जी ये जो मेरी डिज़ीज़ है, इसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, आइदर वो स्टेबल रहेंगे, इसी स्टेट में रहेंगे, या फिर इम्प्रूव कर जाएंगे, या फिर वर्स कर जाएंगे. जी मेरे पास ये जो हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर है, इसकी ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेहतर वर्ड मेरे पास है मैनेजमेंट. तो इसकी मैनेजमेंट का मेरे पास एम क्या है कि मैं अपने इन साइंस एंड सिम्टम्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करूं, इन्हें वर्सन ना होने दूं, या कुछ अदर मॉडिफिकेशंस के ज़रिए इन्हें थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूं. डेफिनेटली प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, दोबारा से मैं एक हेल्दी स्टेट में नहीं आ सकती. ओके, तो भाई यहाँ पे जी ये मेरे पास एक ऐसी डिज़ीज़ है दैट हैज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस. मुझे नहीं पता कि जी आइदर मेरे इस पर्टिकुलर पेशेंट में जाके किस किस्म के साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, और बिकॉज जैसे वो अपेयर होंगे उसके अकॉर्डिंगली अब मुझे मैनेजमेंट करनी है. हो सकता है मेरा एक पेशेंट है, उसके अंदर कुछ बेटर इस किस्म के सिम्टम्स आए कि जी उसको हम ज़्यादा इजीली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली यही सिम्टम्स हो सकता है किसी और पेशेंट के अंदर वर्स आ जाएँ, तो उसकी मैनेजमेंट विल बी मोर डिफ़िकल्ट. भाई इसी लिहाज से हम ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करेंगे आगे जाके जी, कब आपने एस इनहिबिटर्स यूज़ करने हैं, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करने हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ दी डायूरेटिक्स. ओके, यहाँ पे जी सबसे पहले आ जाओ डेफिनेशन की तरफ. आप बायोलॉजी में एफएससी में पढ़ते रहे हो जी. हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट फेल हो गया, हार्ट ने डेफिनेटली ब्लड पंप करना है, हार्ट प्रॉपर तरीके से पंपिंग नहीं करना. सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन ये आ गई जो आप बुक्स में पढ़े हो कि बेसिकली देर इज़ नॉट सफिशेंट आउटपुट बाय दी हार्ट. और आउटपुट हार्ट का क्या है, दैट इज़ कार्डियक आउटपुट, दैट इज़ द ब्लड. अच्छा, इसकी पॉसिबल रीज़न क्या है, इसको भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे. जब मैं कहूँ कि हार्ट फेलियर क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इनसफिशेंट आउटपुट, तो इसमें क्या बेसिकली रीज़न थी कि आपके जो वेंट्रिकल्स थे, वेंट्रिकल्स की फिलिंग प्रॉपरली नहीं हो रही थी. अगर वेंट्रिकल्स प्रॉपरली ब्लड से फिल नहीं हो रहे तो डेफिनेट सी बात है देयर विल बी लेस कार्डियक आउटपुट. अच्छा, सेकेंडली आप डेफिनेशंस पढ़ें तो आपको डेफिनेशंस मिलती हैं कि है क्या अभी हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर में योर हार्ट वाज गिविंग दी नॉर्मल आउटपुट, लेकिन हुआ क्या कि आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स बढ़ गई, जिसकी वजह से दैट आउटपुट वाज नॉट सफिशेंट. वो सफिशेंट आउटपुट नहीं था जिसने आपकी मेटाबॉलिक डिमांड्स को पूरा नहीं किया. तो दिस विल लीड यू टूवर्ड्स दी हार्ट फेलियर. कैसे ये हार्ट फेलियर की तरफ आपको ले गया कि मेरे हार्ट ने अपने आप को अडेप्ट किया, उसने अब क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग करना शुरू कर दी. देयर वाज नॉर्मल फिलिंग और अबव नॉर्मल फिलिंग. उसके बावजूद वो जो कार्डियक आउटपुट था, दैट कार्डियक आउटपुट वाज नॉट सफिशेंट टू फुलफिल द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी.
तो भाई मेरे हार्ट ओवर एक्टिव होता रहा, मेरे ब्रेन से सिग्नल जाते रहे कि नहीं जी दिस आउटपुट इज़ नॉट सफिशेंट, और आउटपुट दो, तो उसमें अल्टीमेट क्या हुआ, मेरे हार्ट का साइज़ बढ़ गया, कार्डियोमेगैली हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई, मेरे हार्ट के जो मसल फाइबर से देज वर स्ट्रेचेबल, पहले शुरू में तो ये स्ट्रेच किए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने फ्लूइड को एक्यूमुलेट किया, अकोमोडेट किया और कंट्रैक्ट करके कार्डियक आउटपुट ज़्यादा दिया। लेकिन अल्टीमेटली विद फ्रीक्वेंट वर्किंग, एग्जैजरेटेड वर्किंग से क्या हुआ कि मेरे ये जो हार्ट के मसल फाइबर्स थे, अब क्योंकि ये लोंगेटेड होते गए, स्ट्रेचेबल होते गए, जैसे जैसे स्ट्रेच करते गए इनकी कंट्रैक्शनबिलिटी बढ़ती गई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आउटपुट हो गया कम। तो मेरे पेशेंट को हो गया जी हार्ट फेलियर। तो यहाँ से बच्चों आप डेफिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरे पास हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर ऐसी कार्डियक डिजीज़ है इन विच देयर वाज इनसफिशिएंट कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अब इसमें जी मैं कह रही हूँ ना मेरी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स बढ़ गई। इसमें जब आप लोग रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी की बुक उठाओगे तो उसमें लिखा है पैथोलॉजी मेरी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स कब बढ़ेंगी। दो एग्जांपल्स मेंशन है बच्चों इधर, एक है हाइपरथायरॉयडिज्म में, दूसरा है एनीमिया में। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं ये मैं आगे जाके अभी डिस्कस करती हूँ। फ़िलहाल जी बार बार हम लोग हार्ट कार्डियक आउटपुट का जिक्र कर रहे हैं कि जी हार्ट फेलियर में क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट हो गया कम। सो जी यहाँ से मुझे पता चला कि ये जो मेरे पास डिज़ीज़ है जिसको मैं हार्ट फेलियर कह रही हूँ, कार्डियक फेलियर कह रही हूँ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कह रही हूँ, दिस इज़ एक्चुअली रेफरिंग टू दी कार्डियक आउटपुट। कार्डिया हार्ट के आउटपुट को, हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है इसको रेफ़र करता है। जी आपको पता है कार्डियक आउटपुट क्या है, वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम है जो आपके वेंट्रिकल पंप करता है और इन अ मिनट, तो इसका यूनिट क्या होगा, लीटर्स पर मिनट। ओके, और कार्डियक आउटपुट की नॉर्मल वैल्यू आपके पास क्या है, 5 to 6 लीटर्स पर मिनट। लेकिन अगर आपके पास आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एथलीट्स हैं कितने एग्जैजरेटेड एक्सरसाइज करते हैं, उनमें दैट कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कैन गो अप टू 40 लीटर्स पर मिनट एज वेल। ठीक है, यहाँ से एक नॉर्मल एक्सरसाइज की एग्जांपल देखो, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर आप एक्सरसाइज करें, भागें, दौड़ें या जैसा एथलीट्स करते थे ना, एग्जैजरेटेड उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, तो मेरी उस बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सरसाइज की, मुझे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, मेरे टिश्यूज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो मेरा हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियक आउटपुट देगा और दैट कार्डियक आउटपुट कैन गो अप टू 40 लीटर्स पर मिनट। ओके, तो लेकिन हर वक्त ये 40 लीटर्स पर मिनट अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, कुछ टाइम पीरियड के लिए हुआ, जब आप रेस्टिंग स्टेज में आए आहिस्ता आहिस्ता आपका कार्डियक आउटपुट कम होता गया, तो आपका जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट एट रेस्टिंग स्टेज है दैट इज़ 5 to 6 लीटर्स पर मिनट। ओके, लेकिन जी अगर ऐसे ही मेरी बॉडी की किसी डिजीज़ की वजह से मेटाबॉलिक नीड्स बढ़ जाएँ, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म में बढ़ जाती हैं और कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहता है, तो ये आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ लेकर जाएगा। मेरा हार्ट कोशिश करेगा कि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा दे, लेकिन अल्टीमेटली हार्ट फेल हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट देना कम कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पेशेंट को जो डिजीज़ डेवलप होगी दैट विल बी दी हार्ट फेलियर। सो बच्चों, हार्ट फेलियर इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अच्छा, हार्ट रेट क्या है जी, बीट्स पर मिनट। आपका हार्ट एक मिनट में कितनी बीट्स करता है, कितनी दफ़ा बीट करता है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में इट विल बीट, इसका बीट रेट क्या होगा, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब बच्चों हम आ जाते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की तरफ। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है जी, वही जो आप लोग पहले एफएससी में बायोलॉजी में पढ़ चुके हो कि दिस इज़ अ ब्लड दैट इज़ पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल्स। मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करूँ कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड निकला और मेरी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले गया, नो, दोनों साइड के वेंट्रिकल्स की मैं बात करूँ। द ब्लड दैट इज़ पम्प्ड बाय दी वेंट्रिकल्स, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स ने पंप किया इन वन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इन वन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा जी, ओके, अब जी यहाँ पे एक बात याद रख लो कि आई हैव राइट साइड हार्ट एंड द लेफ्ट साइड हार्ट। राइट साइड का जो राइट वेंट्रिकल है, जब भी वो ब्लड को पंप करेगा दैट विल गो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लंग्स से वो जो ऑक्सीजन कैरी करेगा वापस पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, लेफ़्ट आपके पास एट्रियम में आ जाएगा, देन इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा में जाएगा,
आपकी पेरिफेरल आर्टरीज में जाएगा, आपके बॉडी टिश्यूज़ में जाएगा। सो दिस इज़ द नॉर्मल साइकिल। सो बच्चों इधर हुआ क्या कि बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम, हम लोग कार्डिक आउटपुट को डिस्कस करे थे, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। सो आपको अभी तक स्ट्रोक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, हार्ट रेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जी अगर मैं चाहूँ कि मुझे पता हो दैट व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम, सो दिस इज़ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब जी यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? एंड नाम से पता चल रहा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द डायस्टली, एट द एंड ऑफ द डायस्टली, डायस्टली के एंड पे आपके हार्ट के वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड रह जाता है, दैट ब्लड इज़ एक्चुअली दैट वॉल्यूम इज़ एक्चुअली द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अगेन आई विल रिपीट कि एट द एंड ऑफ द डायस्टली, डायस्टली है ना कि आपका हार्ट एक रेस्टिंग स्टेज में है, अभी वो फिलिंग हो रही है इसके अंदर। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डायस्टली, इस रेस्टिंग स्टेज के एंड पे आपके वेंट्रिकल्स, बोथ वेंट्रिकल्स की बात करूँ, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की भी, आपके वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड रह जाता है, दैट ब्लड इज़ एक्चुअली द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ज़ाहिर है भी आपका हार्ट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, इट विल नेवर बी डिवॉइड ऑफ द ब्लड। इसमें 150 ml, ऑलमोस्ट 120 ml ब्लड रहता है, दैट इज़ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज़ एट द एंड ऑफ द डायस्टली। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम? नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट द एंड ऑफ द सिस्टली, सिस्टली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कंट्रैक्शन को। मेरे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके बिल्कुल इसके वेंट्रिकल्स एम्प्टी नहीं हो जाएंगे, इसके अंदर इवन देन ब्लड रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द सिस्टली आपके वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड है, दैट ब्लड इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपके राइट साइड के वेंट्रिकल में कितना है? दैट इज़ 120 ml, ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज़ 120 ml। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आपके राइट साइड के हार्ट में कितना है? 70 ml, ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज़ 50 ml। सिस्टोलिक वॉल्यूम 120 सिस्टोल एंड द डायस्टोलिक वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द सिस्टल इज़ 50। अब मेरे पास फॉर्मूला था कार्डिक आउटपुट का, दैट स्ट्रोक वॉल्यूम का, दैट इज़ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब जी इसको माइनस करके देख लो, आपके पास आंसर क्या आएगा? 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 ml। तो आपके पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम आता है दैट इज़ दी 70 ml। ये मैं जस्ट आपकी एक साइड की बात कर लूँ, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। सो ऑलमोस्ट इतनी आपके पास सिस्टोलिक वॉल्यूम आता है। सो ये जो वैल्यू है ऊपर नीचे जा सकती है। अच्छा, इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी रह जाएगी इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। अब मैं अगर इजेक्शन फ्रैक्शन की बच्चों बात करूँ तो ओके, उसको भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। अच्छा, ये देखो एक चीज़ नोटिस करो कि स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास इसका यूनिट किस में आया है? ml में, एक प्रिसाइज पेट वैल्यू आई है, ठीक है। एक आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू कि इतने ml आपका जो ब्लड है, एब्सोल्यूट वैल्यू आई है कि इतने ml आपके जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा, ओके। अब जी मेरे पास आ जाती है टर्मिनोलॉजी इजेक्शन फ्रैक्शन। ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके हार्ट से ब्लड कितना निकल रहा है, बट इसका फॉर्मूला बच्चों आपके पास क्या है? दैट इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर? सो जो आपको पता है आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, दैट इज़ 70 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? दैट इज़ दी 120 ml। लेकिन फॉर्मूले में एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। अब मैंने इस फ्रैक्शन इसको वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया, नाउ आई विल गेट द आंसर इन परसेंटेज, दैट विल बी ऑलमोस्ट 60%, ठीक है। 60% से कम आ रहा है, ऑलमोस्ट इतना है, परसेंटेज में मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, जबकि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है मेरे पास जो है दैट इज़ एक्चुअली अ फ्रैक्शन, परसेंटेज में इसका आंसर आ रहा है, ओके। सो बच्चों, कमिंग बैक टूवर्ड्स द टॉपिक, तो जी यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया कि आपका ये जो हार्ट फेलियर है दैट इज़ रेफरिंग टूवर्ड्स द कार्डियक आउटपुट, ठीक है जी। अब जी व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कार्डियक आउटपुट? कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करेंगे? 3 फैक्टर्स आपके बुक में फ़िलहाल डिस्कस हैं,
दैट इज़ द इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ द हार्ट, कि आपका हार्ट हेल्दी है कि नहीं है। डेफिनेटली हेल्दी होगा तो कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होगा, हेल्दी नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। अच्छा, इंट्रिंसिक हेल्थ है, प्री लोड है एंड आफ्टर लोड है। बच्चों ये फैक्टर्स हैं जो बेसिकली आपके कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन करते हैं कि हाँ जी कितना कार्डियक आउटपुट होगा। फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक कहते हैं अंदरूनी, इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम की हेल्थ पे डिपेंड करेगा कि जी आपका कार्डियक आउटपुट है कितना। बच्चों यहाँ पे जी इंट्रिंसिक मीन्स द फैक्टर्स दैट आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन दी हार्ट, जो कि आपके हार्ट की हेल्थ को डिटरमिन कर रहे हैं। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जी, मेरे हार्ट में जी कोई डिजीज़ हो गई, मेरा हार्ट हेल्दी नहीं रहा। ओके अच्छा, एक इसके अंदर और टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे आगे जाके लेक्चर्स में, कि जी अक्सर लोगों को कहते सुना है ना कि दिल में सुराख हो गया, ये सुराख हो गया, इसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, ये भी एक इंट्रिंसिक डिसफंक्शन आ गया ना, पैदाइशी तौर पे क्या दिल में सुराख है, बिटवीन दी वेंट्रिकल्स, बिटवीन दी एट्रियम एंड दी वेंट्रिकल्स सुराख है, तो ये भी डिसफंक्शन आ गया जिसने आपके कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट किया। भाई इसकी मैनेजमेंट के आगे जाके पढ़ेंगे जी, ट्रीटमेंट क्या है। इन्फेंट्स में, बच्चों में कहते हैं 18 साल मंथ तक वेट करें, आफ्टर 18 मंथ्स इट विल गेट रिवाइव्ड। और बाद में जी क्या है कि अदरवाइज़ क्या ऑप्शन है, सर्जिकल इसकी ऑप्शन आपके पास कि सर्जरी करनी पड़ेगी, डिवाइस इम्प्लांट करनी पड़ेगी ताकि जी आप रीसील कर दें उस होल को। इसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें आगे जाके भी डिस्कस करने वाले हैं। फ़िलहाल जी सिर्फ एक इंट्रिंसिक हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरा हार्ट हेल्दी नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे हार्ट में कौन सी डिजीज़ है, दैट इज़ दी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ओके, यहाँ पर मेरे पास दूसरा वर्ड है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी कार्डिया मायोपैथी, यानी कि मेरा हार्ट का साइज़ बढ़ गया। हार्ट का साइज़ बढ़ कैसे गया कि मेरे जो चैम्बर थे, वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स थे, वो हो गए जी काम करते करते जी क्या हुआ कि मेरी बॉडी की सबसे पहले समझो जी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ी, मेरी बॉडी की नीड बढ़ी, मैंने एक्सरसाइज कर दी, नीड बढ़ी, एग्जैजरेटेड एक्सरसाइज करती रही, ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो है ना। तो अगर जी मेटाबॉलिक नीड बढ़ी, मेरे हार्ट ने पहले क्या किया कि जी अपने आप को क्या किया, हार्ट के मसल फाइबर्स ने अपने आप को किया स्ट्रेच, कि जी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को अकोमोडेट कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियक आउटपुट दे सके। लेकिन बच्चों अल्टीमेटली हुआ क्या कि जी मेरे हार्ट ने ब्लड को अकोमोडेट करने के लिए ताकि वो फर्दर आगे जाके कार्डियक आउटपुट ज़्यादा दे सके, उसने मसल फाइबर्स ने अपने आप को कर दिया स्ट्रेच। देखो अब चैम्बर का साइज़ बढ़ गया ना, उसने अपने आप को स्ट्रेच किया, साथ ही साथ अपने आप को थिकन कर दिया। थिकन कैसे कर दिया, अपने जो सेल के साइज़ को बढ़ा के, हाइपरट्रॉफी करवा के। तो भी उसमें ज़ारे जब खिंचता चला गया तो स्टिफनेस आती गई, अब फ्लेक्सिबिलिटी कम होती गई। अब ये जैसे जैसे स्ट्रेचिंग की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई, मेरे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर भी कम होगी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो गया और मेरा पेशेंट विल मूव टूवर्ड्स दी हार्ट फेलियर। ओके, अब दूसरा फैक्टर जो आपके जी अगर इंट्रिंसिक हेल्थ आपके हार्ट की मायोकार्डियम की ख़राब है तो क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज़ इन द कार्डियक आउटपुट। ओके, दूसरा फैक्टर आ गया प्री लोड। अच्छा जी ये देखो, अब जी मेरे हाथ में इन केस आई हैव बुक्स, ठीक है, मेरे हाथ में बुक्स हैं, बोझ है, एक लोड है मेरे हाथ में, इन बुक्स को उठाकर मैंने आगे मूव करना है। इन केस स्टेयर्स को ऊपर चलना है, स्टेयर्स जो आगे आ रही हैं वो मेरे लिए आफ्टर लोड हैं, ठीक है। मेरे हाथ में जो बुक्स हैं दिस इज़ प्री लोड, आगे स्टेयर्स जिनको मैंने क्रॉस करना है दिस इज़ दी आफ्टर लोड। सेम इज़ द सिनेरियो विद द हार्ट। देखो बच्चों, आपका जो हार्ट था रेस्टिंग स्टेज में हो रहा था फिल, डायस्टली में हो रहा था फिल, दैट वाज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये मेरे हार्ट के ऊपर आ रहा था लोड, वॉल्यूम जो मेरे हार्ट के अंदर जा रहा था, जो मेरे हार्ट के वेंट्रिकल्स को फिल कर रहा था, जैसा मेरे हाथ में बुक्स थी, ठीक है, जो कि मेरे हार्ट में ब्लड जा रहा था at the end of the diastole, that was end diastolic volume, that end diastolic volume is actually the preload। तो मैंने कह दिया कि preload actually refers the volume, it refers to the volume of the blood। okay, and अच्छा जी preload कब बढ़ेगा, अगर तो आपका डायस्टोलिक
ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, वेंट्रिकल फिलिंग टाइम बढ़ जाएगा। देखो ज़्यादा देर के लिए हार्ट फिल कर रहा है, ज़्यादा टाइम के लिए फिल कर रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम आ गया, इट मीन्स उसका प्री लोड बढ़ गया। तो जैसे ही प्री लोड बढ़ेगा, अंडरस्टूड सी बात है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर भी बच्चों डिफरेंट केसेस आते हैं कि जी वैल्व्स के अंदर अगर डैमेज हो जाए फिर क्या होगा, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल जी हेल्थ की इंट्रिंसिक हेल्थ अफेक्ट हुई, हार्ट की इंट्रिंसिक हेल्थ अफेक्ट हुई, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, प्री लोड बढ़ा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा। तो ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा वॉल्यूम को पंप करना है मेरे हार्ट में, तो इसका मतलब क्या है जी, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आफ्टर लोड की। प्री लोड वाज रिप्रेजेंटिंग दी वॉल्यूम जो कि हार्ट के अंदर फिल हुआ। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द आफ्टर लोड। अच्छा, अब यह है जी क्या हुआ, यहाँ से जो ब्लड था मेरे राइट साइड के वेंट्रिकल में से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में गया, लंग्स तक गया, लंग्स से इसने ऑक्सीजन कैरी की, वापस जी लेफ़्ट एट्रियम में आया, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से जनाबे वाले इस ब्लड ने निकलना है और जाके पूरी बॉडी को करनी है सप्लाई। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकला और एओर्टा में चला गया, एओर्टा में आगे जाके जी डिफरेंट आर्टरीज़ में गया, आर्टरीज़ से आर्ट्रियोल्स में गया, आर्ट्रियोल्स से जी कैपिलरीज तक पहुंच गया। ये जो आगे आर्टरीज़ हैं बच्चों, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सारी आर्टरीज मिलके टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं आपके इस ब्लड को जो हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। ठीक है, तो ये आगे आने वाली रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आगे आने वाली रेजिस्टेंस को मैं कहूँगी आफ्टर लोड, बाद में आने वाली रेजिस्टेंस को। ठीक है, सो आफ्टर लोड क्या है, वो फोर्स है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आपके हार्ट के वेंट्रिकल ने पंप करना है। वो आपके वो आर्टरीज़ की रेजिस्टेंस है जिसको आपके ब्लड ने, लेफ़्ट वेंट्रिकल के ब्लड ने फेस करना है, दैट इज़ दी आफ्टर लोड। अगर देखो आफ्टर लोड बढ़ जाए, आफ्टर लोड कैसे बढ़ गया, ये जो आगे आने वाली मेरी आर्टरीज़ हैं अगर ये कर जाए कंस्ट्रिक्ट, अगर ये कंस्ट्रिक्ट कर गई तो कम, यहाँ पे ल्यूमन, यहाँ नाली का साइज़ नैरो हो जाएगा, कम ब्लड जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ रिटेन कर जाएगा, आपके हार्ट के अंदर रिटेन कर जाएगा। तो ज़्यादा तो ब्लड बाहर नहीं आया, तो इससे क्या हुआ कि जब मैंने आफ्टर लोड बढ़ाया तो कार्डियक आउटपुट हो गया कम। ठीक है, अब जी दोबारा से ये 3 पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लो कि जी मेरे पास हार्ट आया एक डिज़ीज़ कंडीशन में, मेरी फॉर एग्जांपल और क्या हुआ, मेरी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स बढ़ गई। शुरू में मेरे हार्ट ने क्या किया, कार्डियक आउटपुट बढ़ाया, फिर मेरे हार्ट में कार्डियोमायोपैथी होगी, हाइपरट्रॉफी होगी, तो हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट कम हो गया। ठीक है, प्री लोड बढ़ा तो जी कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, आफ्टर लोड बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर भी ना डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं जो आगे जाके जब हम एडीमा को इसी के अंदर डिस्कस करेंगे तो फिर उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल जी अब तक के लेक्चर का कंक्लूजन क्या है, हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर इज़ रेफरिंग टू कार्डियक आउटपुट। हार्ट फेलियर में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट अल्टीमेटली कम होगा। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट आपकी बॉडी क्या है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट एट द रेस्टिंग स्टेज। ओके, अच्छा, अब बच्चों जी हार्ट रेट की तरफ आगे, हार्ट रेट की बात कर रहे हैं ना, हार्ट रेट किसको रेफ़र करते हैं, ब्रेडिकार्डिया को, टेकिकार्डिया को। ब्रेडिकार्डिया क्या है, ब्रेडिकार्डिया क्या है, डिक्रीज़ इन हार्ट रेट। भी कितना हार्ट रेट कम हो जाएगा, बीट विल बी लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। 60 से कम बीट्स आपके हार्ट अगर दे रहा है तो इट मीन्स कार्डियक आउटपुट भी तो कम दे रहा है, तो कार्डियक आउटपुट कम होगा तो पेशेंट विल मूव टूवर्ड्स दी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हुआ, फ़ौरन ट्रीटमेंट करो, अदरवाइज़ क्या होगा, क्योंकि बॉडी की ब्लड की नीड्स पूरी नहीं हो रही तो भी देयर विल बी हार्ट फेलियर। ओके, अब जी टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया बढ़ जाएगा, हार्ट रेट कितना बढ़ जाएगा, दैट विल बी मोर देन 100 बीट्स पर मिनट एट द रेस्टिंग स्टेज। ब्रेडिकार्डिया लेस देन 60 बीट्स पर मिनट एट रेस्टिंग स्टेज। टेकिकार्डिया मोर देन 100 बीट्स पर मिनट एट द रेस्ट। भाई रेस्ट कंडीशन में भी आपकी इतनी हार्ट बीट ज़्यादा है तो दिस इज़ द टेकिकार्डिया। अच्छा, अब मेरे पेशेंट को हुआ टेकिकार्डिया। ठीक है जी, टेकिकार्डिया हुआ यानी कि जल्दी जल्दी मेरा हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है।
टेकीकार्डिया है तो भाई मेरे तो हार्ट को प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो अपनी फिलिंग कर सके, उसके वेंट्रिकल्स प्रॉपर फिलिंग कर सके। भाई अगर कम ब्लड फिल होगा तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। सो दिस विल लीड यू टूवर्ड्स द कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, अच्छा जी, अब जी क्या हुआ, हो सकता है कि जी मेरा हार्ट बीट ठीक थी, कोई ऐसा मसला नहीं था मेरे हार्ट के साथ, लेकिन क्या हुआ मेरा हार्ट नॉर्मल बीट कर रहा था। हो क्या, कौन सी कंडीशन गई, मेरी बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल हाइपरथायरॉइडिज्म में या एनीमिया में, जहाँ पे मेरी जी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, मेरे ब्लड की आरबीसीज की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, तो जी मेरा हार्ट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मेरे टिश्यूज़ ऑर्गन्स तक पहुँचे और मेरे टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को ब्लड मिल सके। ठीक है, तो बच्चों मेरा हार्ट क्या कर रहा था, नॉर्मल काम कर रहा था, लेकिन कोई डिजीज़ आ गई जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे हार्ट ने अबव नॉर्मल कार्डिक आउटपुट देना शुरू कर दिया। लेकिन इस अबव नॉर्मल कार्डिक आउटपुट के बावजूद मेरी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। मज़ीद मेरे हार्ट ने कोशिश की कि ज़्यादा मज़ीद आउटपुट दे, लेकिन फिर भी भाई एक लिमिट तक हार्ट भी आपका एक एग्जैजरेटेड लेवल पे काम कर सकता है। अब ये जो मेरे मसल्स थे ये डैमेज होना शुरू हो गए। ठीक है, फाइब्रोसिस होना शुरू होगी, कनेक्टिव टिश्यू की एक्यूमुलेशन होना शुरू होगी, स्कारिंग होना शुरू होगी। क्यों होना शुरू होगी, कार्डियोमायोपैथी होगी, हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, अब जी ये कौन से डिजीज़ हैं, एक डिज़ीज़ मैंने आपको बता दी जो आपके हार्ट के आउटपुट की डिमांड को बढ़ा देती है। द फर्स्ट इज़ द एनीमिया एंड द सेकंड वन इज़ दी हाइपरथायरॉइडिज्म। इसके अलावा भी बच्चों और बहुत से डिजीज़ हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपर हो गया क्या, आपका थायरॉइड ग्लैंड जिसने ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर दिया थायरॉइड हार्मोन को। भाई थायरॉइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बढ़ गई, मेरे बॉडी की ब्लड की डिमांड भी बढ़ गई, मुझे ज़्यादा कार्डियक आउटपुट चाहिए, जिसकी वजह से टेकीकार्डिया हो गया। हार्ट ने क्या कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा पंप करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जी इसमें और कौन कौन से इफेक्ट आएंगे, मेरे पेशेंट को ट्रीमर्स होंगे। ट्रीमर क्या है, दैट इज़ द शेकिंग ट्रेम्बलिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी, पर्टिकुलरली ऑफ द हैंड्स। ठीक है, जैसे ही थायरॉइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है तो इट मीन्स आपके बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स भी बढ़ जाती हैं, आपका हार्ट ऑटोमेटिकली टेकीकार्डिया की तरफ भी चला जाता है एंड देयर विल बी ट्रीमर्स एज वेल। ओके, और साथ ही साथ सेलुलर लेवल पे क्या होता है, नाउ अब मेरी बॉडी को ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है, सो देयर विल बी मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज बाय द जीआईटी ट्रैक। ठीक है, देयर विल बी इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन, नए सिरे से भी ग्लूकोज बनेगी, और जी मेरे पास नए सिरे से ग्लूकोज बनेगी बाय द लिवर, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। दूसरा बात काम क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस होगी, ग्लाइकोजन ब्रेक कर जाएगा इनटू ग्लूकोज, क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, मुझे ज़्यादा एटीपी चाहिए, इसके लिए मुझे ज़्यादा ब्लड चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा कार्डियक आउटपुट चाहिए। और भी क्या होगा, अभी भी मेरी बॉडी की एनर्जी की डिमांड पूरी नहीं हो रही, देयर विल बी लाइपोलाइसिस। क्या होगा कि लिपिड्स, बच्चों लिपिड्स ब्रेक डाउन कर जाएंगे इनटू फैटी एसिड्स में। अच्छा, फिर आपने डायबिटीज़ पढ़ी है ना कि फैटी एसिड्स फिर क्या होगा, जो लिपिड्स ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड से हम इसको यूटिलाइज करें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अल्टीमेटली वो पुरानी साइकिल अगर याद करो, कीटो एसिडोसिस हो जाएगा, कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगी, ब्लड आपका एसिडोसिस की तरफ चला जाएगा, एसिडिक कंडीशन की तरफ चला जाएगा। तो देख लो कितनी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है कि इसकी प्रोग्नोसिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि पता नहीं मेरे पेशेंट को क्या क्या हो गया। ठीक है, मेरे पेशेंट को हाइपरटेंशन भी हो सकता है, मेरे पेशेंट को डायबिटीज़ भी हो सकती है, डिफरेंट अदर फैक्टर्स हैं जो मेरे पेशेंट को हो सकते हैं। सो भाई यहाँ तक मैंने सिर्फ अभी डिस्कस किया कि डिटर्मिनेंट्स कौन से आपके कार्डियक आउटपुट के। अब जी आ जाओ कि आपके पास ये टाइप्स कौन कौन सी हैं हार्ट फेलियर की। बच्चों इधर आई हैव मैंशनड 11 टाइप्स। ओके, द फर्स्ट टाइप इज़ हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर। मेरा हार्ट ज़्यादा कार्डियक आउटपुट दे रहा है, उसके बावजूद क्या हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। क्यों, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी हो गई। देन देयर विल बी लो कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर, ब्रेडिकार्डिया हो गया, हार्ट की फिलिंग ही प्रॉपर नहीं हुई। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स है जो डिस्कस करेंगे, अब इसके ऊपर गौर ना करो क्योंकि हर कुछ पॉइंट्स आपस में मर्ज भी कर रहे हैं। देन आई हैव द राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। अच्छा, प्रॉबेबली जो मेरा राइट वेंट्रिकल है
प्रॉपर ब्लड का आउटपुट नहीं दे रहा। देन आई हैव लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पंप आउट नहीं कर रहा, कार्डियक आउटपुट नहीं आ रहा, एओर्टा में नहीं जा रहा। देन आई हैव दी बाय वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, हो सकता है मेरे दोनों वेंट्रिकल्स काम नहीं कर रहे। देन आई हैव दी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, देन आई हैव डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, देन देर इज़ फॉरवर्ड हार्ट फेलियर, देर इज़ बैकवर्ड हार्ट फेलियर। अभी जाके ना आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जी ब्लड आगे गया नहीं गया, बैकवर्ड मूव कर गया, एडिमा हो गया, ये वो सारे सिनेरियोज अभी डिस्कस करेंगे। देन आई हैव द एक्यूट हार्ट फेलियर, देन अदर टर्मिनोलॉजी इज़ द क्रॉनिक हार्ट फेलियर। सो ये 11 टाइप्स हैं जो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके कार से डिस्कस की गई हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस दी हाई कार्डियक heart failure and the low cardiac heart failure. So cardiac output के accordingly we are going to classify the heart failure.